हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो चाइना है वो आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने वाला है। और ये जो एग्रेसिव होगा, इसके पीछे के कारण क्या हैं और हम इसके एवज में कर क्या रहे हैं? हमारी जो सरकार है वो कर क्या रही है इसके एवज में, आज हम उसको देखेंगे। और ये जो पूरी की पूरी जो मेंटालिटी है चाइना की, कि दूसरे देशों की जो बाउंड्रीज़ है उनको एनक्रोच करने की ये मानसिकता आज से है या इसका अपना एक इतिहास रहा है? और हम लास्ट में जाकर के ये देखेंगे कि क्या वास्तव में जो पूरी दुनिया के अंदर 3 महाशक्तियाँ जो हैं, उन्होंने अपनी तरीका से एक आतंक मचाया हुआ है, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा? वैसे मैंने इसके लिए अलग से वीडियो बनाई है कि इन तीनों को रोकना पड़ेगा, नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में क्या होने वाला है और उसके पीछे कारण क्या है वो मैंने गिनाए हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो है कि भारत पर किस प्रकार से आने वाले समय में चीन के जो खतरा है और बढ़ने वाला है। आप ये देखेंगे कि जो पूर्वी तुर्किस्तान था 1949 में उसको कैप्चर करके चाइना ने अपना हिस्सा बना लिया। अगर आप देखोगे इनर मंगोलिया, ठीक है, जिसको 1947 में चाइना ने जो है एनक्रोच करके अपना हिस्सा बना लिया। उसी प्रकार से आप देखोगे कि मंचूरिया का जो क्षेत्र है, मैं आगे आपको देखो यहाँ पे भी दिखाऊंगा, वैसे आगे मैप दिखाऊंगा आपको। तो जो मंचूरिया का जो क्षेत्र है 1949 में उसको भी कैप्चर करके अपना एक हिस्सा बना लिया। उसी तरीका से आप देखेंगे कि जो तिब्बत वाला जो क्षेत्र है 1959 में उसको कैप्चर करके और उसको अपना हिस्सा बना लिया। फिर आप कहोगे कि हमारे चाचा नेहरू क्या कर रहे थे? तो चाचा नेहरू कुछ नहीं कर रहे थे, वो अपनी किताब लिख रहे थे और मुगला का जो इतिहास है उसको जो है उसकी जो छवि है उसे धोने में वो लगे हुए थे, क्योंकि वो उनके शायद में भी पूर्वज होंगे। अब देखिए, ये जो सारे के सारे, ये 4-5, अभी 1-2 और भी हो गए, ये तो मैंने आपको थोड़ा बताया, आगे इसमें बताने वाला हूँ। अब ये जो उसकी जो मेंटालिटी है, ये आती कहाँ से है निकल के, ये देखेंगे। क्या वास्तव में ये उसका अपना एक डर है? क्योंकि अपने लोगों को जो है डरा करके रखना तभी तक रह सकता है जब तक चाइना का अस्तित्व है, जब तक वो लोग डरे हुए हैं। जिस दिन वो लोग खड़े होंगे तो ये जो रिजीम है पूरी तरीके से कम्युनिस्ट रिजीम, ये चेंज हो जाने वाली है। इस पे आगे बात करेंगे। अब बात आता है कि भई चाइना ऐसा क्या कर रहा है? अब देखेंगे कि चाइना ने एलएसी के पास में जो पैंगोंग त्सो लेक है, वहां पर एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन डेवलप किया है। आगे मैं इसमें दिखाऊंगा कि क्या-क्या उसने डेवलप किया है और इसके एवज में भारत ने क्या किया है, वो भी मैं आपको आने वाले इस स्लाइड में बताने वाला हूं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ है, जैसे मंचूरिया को कैप्चर किया, इनर मंगोलिया को कैप्चर किया, तिब्बत को कैप्चर कर लिया, पूर्वी तुर्किस्तान को कैप्चर कर लिया और तिब्बत का जो पूर्ण कब्जा है 1959 में वो भी कर लिया। चीन की सीमा सीधे भारत से नहीं लगती थी, लेकिन बात वही है कि जो चाचा नेहरू थे वो मुगलों के पाप धोने में, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने में व्यस्त थे और उसी टाइम पर चाइना ने ये सारा कांड कर दिया। तिब्बत जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करके चीन भारत की सीमा तक पहुंच गया और जो बफर स्टेट होना चाहिए था वो बफर स्टेट जो है हाथ से निकल गया। इसके बाद भारत और चीन की जो सीमा है वो सीधे तौर पर एक दूसरे से जुड़ गई और चाइना यही चाहता था। और फिर उसके बाद में आप जानते होंगे 1962 में फिर उसने जो हमारा जो सियाचिन है वो पूरी तरीके से हमसे कब्जा लिया, ठीक। और उसके लिए बाद में जब डिबेट होती है तो चाचा नेहरू कहते हैं कि भाई हम उस जमीन का कोई उपयोग नहीं था, वो तो वहां कुछ उगता नहीं था, ये नहीं था, यानी कि अपनी गलती को इस तरीके से वो बता रहे थे। तो फिर किसी ने कहा कि भाई तुम्हारी सिर पे भी कुछ नहीं उगता है ना, अभी बाल नहीं है तो उसको भी जो है यही कर दो, चाइना को दे दो, और शायद बाद में दे भी दिया है। स्थायी सैन्य परिसर का निर्माण, मैंने आपको जो बताया कि चाइना ने जो है स्थायी सैन्य परिसर का जो निर्माण है पेंगोंग त्सो लेक के आसपास वो कर लिया है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वहां पे क्या-क्या है, जैसे वहां बिल्डिंग बनाई है तो वहां कमांड बिल्डिंग है, स्थायी बैरक है और रडार और मिसाइल सिस्टम आदि आदि वहां पे है। अब जो इनका जो सलामी स्लाइसिंग जो नीति है, जो सलामी स्लाइसिंग जो नीति है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसके तहत क्या करते हैं कि किसी भी देश की जो सीमा है वहां को एक साथ कैप्चर नहीं करते, क्या करते हैं उसमें से एक स्लाइस निकालते हैं, छोटी सी स्लाइस, और उस पर अपना दावा करते हैं कि ये हमारा है। अब धीरे-धीरे उसको क्या बना देते हैं, झगड़े की जड़ बना लेते हैं और वहां झगड़ा होगा तो फिर क्या है कि जब युद्ध होगा तो फिर उसको पूरे को कैप्चर कर लेंगे। तो पहले छोटी सी पर दावा करेंगे, ये इनकी अपनी जो इस्लामी स्लाइसिंग जो रणनीति है वो है। अब यही निकल करके जो है सारा का सारा जो डिबेट का मुद्दा आता है, क्या वास्तव में चाइना आने वाले समय में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि चाइना का अपना एक प्लान है 2049, यानी कि चाइना को जो आजादी मिली थी 1949 में, ठीक है, और वहां से बाद में इनको जो 100 साल हो जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि हमें नेशन जो है वो इंटीग्रेशन करना है। तो रूस के साथ जो उनका अपना विवाद है बाउंड्री को लेकर के, भारत के साथ जो बता रहे हैं वैसे तो कोई विवाद होना नहीं चाहिए, बल्कि हमारा ही इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। तो ये जो है इसको लेकर के जो है आने वाले समय में ये अपनी कार्य को आगे बढ़ाएंगे। अब बात ये आती है कि वास्तव में इसकी जरूरत है। मैंने जैसे कि आपको बताया, क्योंकि चाइना भी में एक बबल क्रिएट हो रहा है और चाइना का जो बबल है उससे लोगों का जो ध्यान है वो भटकाने के लिए चाइना को ये सब करना पड़ेगा। जैसे आप जानते होंगे कि अगर देश के अंदर गरीबी हो या किसी तरीका का कोई भी ऑपरेशन हो रहा हो तो फिर क्या करना पड़ता है, बाहर युद्ध छेड़ना हो, आप बाहर युद्ध छेड़ दीजिए। अब जैसे ही बाहर युद्ध छिड़ेगा तो आप क्या करोगे, देश के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो ये एक टैक्टिक्स होती है जो भी कंट्री होती है कि अगर देश के अंदर किसी तरीका का कोई विखंडन है तो बाहर युद्ध छेड़ दीजिए, फिर देश जो है इंटीग्रेट होता हुआ नजर आएगा, ऐसा मानते हैं। ठीक है, लेकिन मेरा थोड़ा सा विचार अलग है इससे। पुराने अस्थायी टेंट पहले ऐसा दिखता था, जैसे मैंने आपको बताया कुछ पुराने इस तरह के टेंट बना करके, लेकिन अब जो सैटेलाइट है वो दिखाती है कि उन्होंने इस तरह का जो है परमानेंट सेटल वहां पे अपना जो है बना लिया है। अब 2022 की जो जो आपने देखा है, मैंने ये वाला जो है आपको इस तरीका का था, लेकिन वही है कि बाद में जो है उन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी तरीके की जो सैन्य गतिविधि है वो वहां स्थिर बना लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इस पिक्चर में आपको अच्छे से दिखेगा, ये जो पिक्चर है उसका नजदीक का है। अब इसमें क्या क्या बनाया हुआ है देखिए, इसके अंदर है कमांड और कंट्रोल बिल्डिंग बनाई हुई है, इसके अंदर क्या है, स्थायी बैरक,
सड़क आप जानते होंगे जहाँ पर सैनिक जो है रुकते हैं। वाहनों के लिए जो है, जो छाया शेड्स जो है वो बनाई हुई हैं, इस प्रकार की रेडार पोजीशन बनाया हुआ है और मिसाइल शेल्टर्स बनाए हुए हैं। यानी कि इतना सारा कंस्ट्रक्शन जो है उसने हमारे जो पेंगोंग त्सो लेक है उसके आसपास जो है ये सब कर लिया है। अब बात आता है कि पीएलए को साल भर ऑपरेशन चलाने के लिए जो ये निर्माण हुआ है, यहाँ पर उन्होंने इतना कुछ इकट्ठा किया है कि अगर वो 1 साल तक युद्ध लड़ते हैं, तो वो यहाँ से उनकी जो रसद सामग्री है, वो पर्याप्त होंगी। अब मैंने जो आपको शुरू में बताया कि क्या-क्या उन्होंने किया, जैसे पूर्वी तुर्किस्तान को जो कैप्चर किया, तिब्बत को कैप्चर किया, ठीक है? यूनान जो है 1253 उसका जो एरिया है, ठीक है? यूनियन यूनियन करके है, वो क्षेत्र का नाम है, वो भी इन्होंने कैप्चर किया। इनर मंगोलिया हो, मंचूरिया हो, ये मैंने आपको सारे बताए हैं। ये उन्होंने धीरे-धीरे कैप्चर किए हैं। अब सलामी स्लाइसिंग क्या है? वही है कि छोटे से एरिया पर अपना जो है क्या करो, थोड़ा-सा दावा करो कि ये हमारा है। दूसरा कदम है अस्थायी निर्माण वहाँ पर जो है शुरू कर दो। फिर तीसरे कदम में बातचीत करने की आड़ में वहाँ पर स्थायी निर्माण कर दो और चौथा में क्या करते हैं, वहाँ पर जाकर के अपनी संप्रभुता का दावा करो और हम यहाँ तो 50 साल से रह रहे हैं इस तरीका से कि भई हम तो यहाँ बहुत समय से हैं, देख लो हमारा तो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो ये इनकी पॉलिसी है, तो इस तरीका से वो स्लाइस-स्लाइस करके आपको छोटे-छोटे टुकड़े में उस देश को जो है या उस स्थान को कैप्चर कर लेते हैं। ये इनकी अपनी रणनीति रही है। 1962 को हमें भी नहीं भूलना चाहिए और अक्साई चीन जो है वो इसी तरीका से इन्होंने जो है कैप्चर किया था और यहाँ पर वो अपना डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते रह गए थे। पेंगोंग त्सो की जमीनी हकीकत बफर ज़ोन से चीन की नई चाल, वही जैसे मैंने आपको बताया जो एलएसी है, चीन की जो रेखा है यहाँ पे है। चीन का जो नया निर्माण है वो कहाँ पर करा है, आप इसमें आप पूरा देख लोगे आप, ठीक है? दावा है वहाँ पे है, निर्माण कर दिया यहाँ पर। ये क्या है? डिस्प्यूटेड एरिया, वही डिस्प्यूटेड जो मैंने आपको बताया। फिर जो बफर ज़ोन है वो बीच में क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। बफर ज़ोन जो है वो कम हो रहा है और इनका जो दूरी है वो कम होती जाएगी। भारत की जो आधिकारिक सीमा है, इंडिया का जो ऑफिशियल बॉर्डर है, वो यहाँ पर है, ये वाला है। इनका जो है वो यहाँ पर है, मैंने जैसा आपको बताया। यहाँ से लद्दाख में जो घुसने की जो तैयारी उसकी है। चीन का जो रेखा है, चाइनाज़ क्लेम जो है वो कहाँ पर है? वो ये वाला है। क्लियर है? ये है बफर ज़ोन बीच वाला जो आपको दिख रहा है और यहाँ पर जो ये वाला जो दिख रहा है, ये क्या है? विवादित क्षेत्र है। समझ गए मेरी बात? और विवादित क्या है? कुछ भी विवादित नहीं है, बस उन्होंने अपना क्लेम कर दिया, अब विवादित हो गया। वहाँ पे अपना ढांचा निर्माण कर लिया और धीरे-धीरे कि हम तो आज से 50 साल से बैठे हुए हैं यहाँ। तो इस तरीका के जो दावे हैं, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे जाकर करने वाले हैं। भारत का जवाब जो है वो है न्योमा एयरबेस। भारत ने जवाब दिया है लद्दाख के अंदर अपना एक न्योमा एयरबेस क्रिएट करके, जो कि गेम चेंजर होने वाला है। अब देखेंगे कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज न्योमा एयरबेस में जो न्योमा एयरबेस चीन के हवाई अभियानों और लॉजिस्टिक्स को जो है सीधी चुनौती देता है। क्लियर है? अब त्वरित प्रक्रिया रैपिड रिस्पांस, किसी भी संकट की स्थिति में सैनिक और एलएसी पर तैनात जो है पहुंचाए जा सकते हैं। ये हमने लॉजिस्टिक अच्छा क्रिएट कर लिया है। चीन की बौखलाहट यही है, पेंगोंग में चीन का जो स्थायी निर्माण है सीधे तौर पर न्योमा बेस से पैदा हुए खतरे को कम करने की शायद कोशिश है। न्योमा एयरबेस आप देखेंगे यहाँ पे है, देखो ये जो दिख रहा है आपको, और चीन का जो निर्माण है वो यहाँ पे है। अब ये ज्यादा तो खैर महत्वपूर्ण होता नहीं है, जैसा कि आप जानते भी है कि चाइना जो है वो मिट्टी का शेर है। अगर हमारे यहाँ से अगर इसको डिस्ट्रॉय भी करा जाता है ना, जो इनका जो परमानेंट जो है, वो फिर सिर्फ आलोचना करता हुआ रह जाएगा। चाइना इसका जो है ना वो बैक नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को। भारत के अंदर और चाइना के अंदर बहुत मेजर डिफरेंस है। जो लोग आपको बताते होंगे कि वो इतना मजबूत है, आप जाकर के फायर पावर इंडेक्स पढ़ लीजिए। पावर पावर इंडेक्स में हम जो है इनसे काफी आगे हैं, चाइना से हम आगे हैं और साथ ही साथ में इनकी जो आर्मी है वो टेस्टेड नहीं है। और 1962 का जो एग्जांपल देते होंगे, वहां पर हमारे जो नेहरू जी की सरकार थी, तो उन्होंने जो है जो ट्रायड हमारे पास में नहीं था और उस टाइम पे सीडीएस जैसी यानी कि इंटीग्रेशन नहीं था। लेकिन अगर आज युद्ध होता है तो मैं आपको आश्वासित कर देता हूं, चाइना को टक्कर दी जाएगी बहुत अच्छे तरीका से। तो चाइना ऐसा नहीं कि एकदम जीत जाएगा। क्यों? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप जाकर के पढ़ना कि किस प्रकार से जो है वियतनाम ने चाइना को अच्छे से मार लगाई थी और चाइना 62 में जो है वो कांग्रेस की गलती से जीता है, ऐसा नहीं कि हमारी वीकनेस है। तो आप समझिए कि चाइना की जो गलती है उनकी वजह से चाइना जो है 1962 का वार जीता, लेकिन वहीं जाकर के वो ताइवान के अंदर वियतनाम के अंदर फंस जाता है। तो आप ये मत समझिए कि चाइना बहुत चाइना कागज का शेर है, एक हवा है, चाइना भी और अमेरिका भी। तो दोनों की जो हवा है ना वो बनी हुई है कि जैसा होता है ना कि गुंडे होते हैं और कोई दूसरा गुंडा आकर के उस क्षेत्र के गुंडे को तमाचा बजा जाए, ठीक है? तो इस तरह की मूवी में आपने देखा होगा, तो इसी तरीका का गुंडा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो चाइना जो है जिस तरीका की अपनी हवा बना रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश की जो अपनी कम्युनिस्ट रिजीम है उसको बचाने के लिए सारे षड्यंत्र लगातार करता हुआ दिखता है आपको। क्लियर है? अब बात वही है कि जो सीपीईसी है, ये चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है ये यहाँ से निकलता है, आपको पता है हमारी बाउंड्री से ये एलएसी वाला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन का जो सीधा सैन्य दबाव जो है जैसे मैंने आपको बताया है, ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो बाउंड्री है यहाँ पर वो जो है करता है। इसी तरीके से बैंक्रप्सी प्रॉक्सी चीन पाकिस्तान जो है, चीन जो है उसका जो बैंक्रप्ट प्रॉक्सी कौन है? पाकिस्तान है, जो हमको इस वाले वेस्ट बॉर्डर पे जो है लगातार जो है वो परेशान करता रहेगा। उसका भी पता है किस तरीके से इलाज करा गया। पाकिस्तान के जरिए जो है अपना जो प्रॉक्सी बनाया हुआ है, अब इधर आप देखोगे बांग्लादेश भी एक प्रॉक्सी बन चुका है। अब आप समझिए ये ऐसे प्रॉक्सी हैं जो चाइना पे और अमेरिका, क्योंकि दोनों का काम निकालेंगे। जब पिटाई लगेगी तो इन्हें चाइना भी मारेगा और अमेरिका भी मारेगा। तो ये दुविधा होती है, अगर फायदा दोनों ओर से ले रहे हैं तो मुसीबत के समय पिटोगे भी दोनों साइड से, ये भी निश्चित समझ लेना।
अब पॉइंट 5 फ्रंट क्या है? जब देश के भीतर से ही आवाज़ें दुश्मन की मजबूत करें। भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जेएनयू हो, एएमयू हो या फिर जामिया इस्लामिया हो, जो इस तरीक़ा के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर आज भी ये इस्लामी और जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, उनका गठजोड़, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर हिटलर के बाद में ये गठजोड़ पूरी दुनिया में देखने के लिए मिला। आज भी और पेट्रो डॉलर ने इसको और मजबूत किया। लेकिन आज भारत के अंदर ये जो है हमारी जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर अच्छे से पैर पसार रहा है और भारत सरकार को इनको कुचलने की आवश्यकता है। इनकी रीढ़ तोड़ने की आवश्यकता है कि जिस तरह के ये जो तत्व हैं, ये जो टैक्स पेयर के पैसे में पलते रहते हैं, शर्जील इमाम जैसे, इनको जो है तुरंत अच्छे से इनका इलाज हो, एक एग्ज़ाम्पल बनाया जाना आवश्यक है। तो इनको उठाओ और चाइना वाला मॉडल से इनका इलाज कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग, और ये जो आइडियोलॉजी है, शर्जील इमाम और उमर खालिद कोई 2 व्यक्ति नहीं है, ये एक आइडियोलॉजी को कैरी करते हैं और इनकी आइडियोलॉजी क्या है? वो इस्लामिक और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये बहुत खतरनाक आइडियोलॉजी है। तो इनका इलाज जो है वो चाइना मॉडल में आप कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा, लास्ट में जाकर भी करना पड़ेगा। अब जब नास मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो ये इनकी स्थिति है और मैंने जैसा आपको बताया है कि नक्सल जो अर्बन नक्सल है, उसके तहत इनका इलाज जो है मार्च 2026 के बाद शुरू होने वाला है, तो इनका इलाज भी बहुत जल्दी होगा। नियंत्रण का नया उद्देश्य क्या है? एलन मस्क भारत की ताकत जानते हैं। अब तीसरा मुद्दा ये आता है कि जो अगर देखो आप जानते होंगे कि एलन मस्क का है स्टारलिंक। स्टारलिंक अगर हम भारत में जियो के साथ आने का प्रयास कर रहा है, अगर जियो के साथ स्टारलिंक आता है, तो उसके पास हमारा जो है ना डेटा, जो क्रिटिकल डेटा है, जो आर्मी बेस वगैरह का, वो भी जाने वाला है। तो ये हमारी सुरक्षा के लिए जो है कंसर्न है। भारत सरकार जब इसको मान्यता देगी, तो शायद वो इस तरीका से भी सोचेगी कि ये जब भारत में आएगा, तो ये हमारे जो क्रिटिकल डेटा है, खासकर जो आर्मी बेस और ये सारा, वो इसको एक्सेस करेगा या नहीं कर पाएगा, ये देखने की बात होगी। 21वीं सदी का जो संप्रभुता जो है, वो डेटा से निकल करके आती है। अगर डेटा आपको सुरक्षित है, तो आप एक तरीका से एक सॉवरेन नेशन कहला सकते हैं। सामने मुस्कुराए, पीठ के पीछे एससीओ समिट और सलामी स्लाइसिंग। अब यही चाइना की नीति, जैसा कि आपको पता है कि चाइना के जो 2 फेस है और एक फेस वो है कि सामने से, दूसरा फेस जो है वो आपने दिखाया मैंने अब आपको किस प्रकार से वो स्लाइसिंग नीति के तहत दूसरे देशों को जो है धीरे-धीरे से वन बाय वन करके काटता है। अब है जिस समय भारत एससीओ के मंचों पर, वो तो मैंने आपको बता दिया, भारत को अपनी भूली हुई टेरिटरी वापस लेनी होगी और ये कब संभव है? भारत देखो आज ये सब संभव नहीं है, क्योंकि वही बात आती है कि जो टेरिटरी है उसकी कीमत हम कितनी चुकाने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने ये बताया था उसमें कि भाई जो पूरे विश्व के जो युद्ध चल रहे हैं अभी, उनमें ये है कि क्या आप कोस्ट जो है, यानी कि जो बाउंड्री है, वो परमानेंट नहीं रह गई है, क्योंकि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो लगातार चेंज हो रहा है। आज बाउंड्री जो है वो क्या हो गई है? डायनामिक है। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास क्षमता है कि आप युद्ध झेल सकते हैं, तो आपको अंत में जाकर के फायदा होने वाला है। तो यही आज ये है कि अगर भारत अगर टेरिटरी को कैप्चर करने का या वापस करने की बात करेगा, तो जिस स्थिति में चाइना है, तो क्या हम उसकी कोस्ट चुकाने के लिए तैयार हैं? तो मुझे लगता है कि अभी नहीं। आने वाले समय में धीरे-धीरे चाइना और अमेरिका दोनों कमजोर होने वाले हैं, या फिर दोनों किसी प्रॉक्सी वार में जुल के आपस में ही जो है वो वीक होने वाले हैं अगले 25-30 साल के अंदर। तो हमें वेट करना चाहिए और एक लंबी टर्म की पॉलिसी हमें बनानी चाहिए, जहां पर सरकार आती रहे, जाती रहे, लेकिन एक उद्देश्य जो है वो राष्ट्र का एकीकरण, यानी कि जो खोई हुई टेरिटरी है वो आज भी भारत का हिस्सा है और उनका जो मैप है वो तो जारी आप देखे होंगे, वो जारी हम आज भी करते हैं। तो वो हमें वापस लेना है और यही हमारा जो एक नीति होनी चाहिए। लेकिन आज जो है उसको लेना, वो कोस्ट, उसकी जो कोस्ट बेनिफिट रेशियो होता है ना, वो हमें नज़र नहीं आता। तो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर था वो यही था, क्या भारत इसके एवज में क्या कर रहा है? चाइना हमारे लिए एक समस्या क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? और अगर नहीं करेगा, तो फिर आगे क्या होने वाला है? इसी को लेकर के ये वीडियो थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसे बताइए और कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।